इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 33 अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी एक शेयर के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट कमा रही है। ईपीएस या फिर अर्निंग पर शेयर इज एन अकाउंटिंग रेशियो दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स या टू टाइप्स विच आर बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक अकाउंटिंग रेशियो है और जब भी रेशियो की बात होती है तो हमें पता है कुछ ना कुछ न्यूमिनेटर में आएगा और कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर आएगा। तो इसी एजम्पशन से इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने फंडामेंटल्स की तो हमने सीखा था, हमें सिखाया जाता है कि अगर आपने ईपीएस कैलकुलेट करना है तो आपने पैट को सिंपली डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। ठीक है, तो ये उस हद तक ठीक था। लेकिन जब हम एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो फॉर्मूले की शक्ल क्या आएगी जी? पैट में से हमें लेस करना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है जी? वो डिविडेंड जो कंपनी देती है अपने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, और उसको हमें डिवाइड करना होता है अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ईपीएस में, ईपीएस के स्टैंडर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हम एस्पेक्ट्स को कि कैसे कैलकुलेट करना चीज़ों को। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहली चीज़ मेरे पास है जी पैट। व्हाट डज अ पैट मीन्स? पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? क्वेश्चन में हमेशा हमें बता दिया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में कि कंपनी की क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हमने देख लेना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिपेंड्स अपॉन कंपनीज पॉलिसी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताया तो वो था हमारी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, जिसको मैं लिखता हूँ VANOS। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी शेयर्स थे हमने उनको टाइम अपोर्शन करना है, उनको हमें टाइम अपोर्शन करना होगा। तो जब भी मैं बेसिक ईपीएस को बताता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैं बेसिक ईपीएस हमेशा 3 केस स्टडीज में समझाऊंगा। पहला केस स्टडी होगा जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो केस 1 मेरे पास है जी, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसके बाद हम बाकी के केसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैं कहता हूँ कि कंपनी के 1 जनवरी 2024 को जो ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स थे वो स्टैंड कर रहे थे एट 6 लाख। कंपनी ने क्या किया, 1 जुलाई 2024 को फर्दर शेयर्स इशू किए, कितने जी? 4 लाख। और हमसे रिक्वायर क्या किया जा रहा है? हमसे रिक्वायर ये किया जा रहा है कि हम इसके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें। तो याद रखिएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मेथड 1 क्या देखिएगा, 1 जनवरी 2024 को शेयर्स का बैलेंस कितना था? 6 लाख। 1 जुलाई 2024 को कितना हो गया जी? 4 लाख। लेकिन देखिए 1 जनवरी से इसने कब तक चलना है? अप टू 31 दिसंबर 2024। मैं क्या करूँगा, 12/12 अवेलेबल फॉर द होल ईयर। मेरे पास क्या आ जाएगा जी? 6 लाख। जबकि ये शेयर्स इशू किए गए थे 1 जुलाई को और इन्होंने भी कब तक चला जी? 31 दिसंबर 2024 को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा जी 6/12। मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे 2 लाख। मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 8 लाख। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वुड बी 1 मिलियन। जबकि मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 8 लाख।
जी मेथड 2 डिस्कस करते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? कहता है कि देखो 1 जैन 2024 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक टोटल कितने शेयर्स थे कंपनी के पास में? कहता हूँ 6 लाख शेयर्स थे। तो बात करो 1 जैन से 1 जुलाई की, तो मेरे पास बन जाएगा 6/12। फिर कहता है कि 1 जुलाई को कंपनी ने फर्दर शेयर्स इशू किए जो कि चलने हैं 31 दिसंबर 2024 तक। देखिएगा 6 लाख पहले थे, 2 लाख फर्दर इशू कर दिए, 4 लाख फर्दर इशू कर दिए गए। कंपनी के पास कितने शेयर्स हो गए टोटल? 1 लाख। लेकिन क्या टाइम पीरियड आ जाएगा इसके साथ? 6/12। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 लाख शेयर्स, ये मेरे पास आ जाएंगे 5 लाख शेयर्स। ठीक है, तो टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे जी? 8 लाख। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू स्टूडेंट्स के आपने कौन सा मेथड जो है वो अडॉप्ट करना है। दोनों से हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स सेम आएंगे। अब हमने ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा था, इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं और इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 मिलियन का। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड देगी 1.4 मिलियन, जो कि तकरीबन बनता है हमारा 20% ऑफ द पैट। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है। और मैं कहता हूँ जी नंबर ऑफ शेयर्स में कहता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स का जो स्नैरियो है ना वो ऊपर वाला है। मैं कहता हूँ स्टेटेड अबव। मतलब क्या स्नैरियो है? दिस वन। 1 जैन को इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 1 जुलाई को फर्दर शेयर्स इशू किए गए। ठीक हो गया। तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? हमने सीखा था कि हमने अपने पैट में से लेस करना होता है अपना प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसको डिवाइड कर देना होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और कितने थे हमारे पास? 8 लाख। तो मेरे पास ईपीएस कितनी आ जाएगी? मेरे पास ईपीएस आ जाएगी इस सिनेरियो में ₹7 पर शेयर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ईपीएस के कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है जी? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है जी? केस नंबर 2 है जी बोनस शेयर्स। अगर कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कुछ बोनस ही शेयर इशू करे, कंपनी कुछ बोनस शेयर्स इशू करे, तो उस बोनस शेयर्स का ईपीएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बोनस शेयर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री शेयर्स। फ्री शेयर्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को उसके अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं होता। कंपनी को उसके अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं होता। कंपनी क्या करती है? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस देती है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी शेयर्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है? शेयर कैपिटल में तो इंक्रीज आता है, लेकिन कंपनी के पैट पर कोई इंक्रीज नहीं आता। कंपनी के पैट पर कोई इंक्रीज नहीं आता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? याद देखिएगा हमेशा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पॉइंट क्या है जी हमारे पास? वो कहता है जी देखो बोनस शेयर जब भी इशू होने हैं ना, या तो वो शेयर प्रीमियम से इशू होंगे या वो कंपनी के किसी न किसी रिजर्व से इशू हो जाएंगे। अब याद रखिएगा दोनों जो पार्ट्स हैं ना इक्विटी के पार्ट है। तो क्या किया कंपनी ने? एक इक्विटी की फॉर्म को चेंज किया और उसको दूसरी इक्विटी की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको नाम दे दिया बोनस शेयर्स का। तो इससे हमारे जहन में एक अजम्पशन आती है। वो अजम्पशन क्या आती है? सबसे पहली अजम्पशन आती है, वो ये अजम्पशन आती है, या रूल्स आते हैं। वो क्या अजम्पशन या क्या रूल आता है? वो ये आता है, स्टैंडर्ड कहता है कि यार अभी आप इस अजम्पशन के साथ चलो कि बोनस शेयर्स एग्जिस्टेड थ्रू आउट द ईयर। देखो ना,
शेयर प्रीमियम था, मैं कहता हूँ 1 जैन 2024 को शेयर प्रीमियम था, इस शेयर प्रीमियम को कन्वर्ट किया गया 1 जुलाई 2024 को बोनस शेयर्स में। ठीक है, तो एक इक्विटी की फॉर्म को दूसरी इक्विटी का फॉर्म दिया और नाम क्या दे दिया, बोनस शेयर्स। तो इससे हमारे जहन में एक बात आती है कि हाँ यार, बोनस शेयर्स जो है वो एग्जिस्ट किया थ्रू आउट द ईयर। अगर बोनस शेयर्स एग्जिस्ट किए हैं थ्रू आउट द ईयर, तो हमारे पास जो टाइम फ्रेम्स है, टाइम लिमिट्स हैं, वो इनवैलिड हो जाती है। तो इसी पॉइंट की एक्सटेंशन क्या है कि बोनस शेयर्स आर नॉट वेटेड, हमने इनको वेट नहीं करना। मतलब वेट नहीं करना मतलब इसको हमने टाइम अपोर्शन नहीं करना। ठीक हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 मिलियन। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इस साल प्रेफरेंस डिविडेंड देगा या देगी 7 लाख। ठीक है, और 1 जैन 2024 को कंपनी के ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 6 लाख के। और कंपनी के 1 जुलाई 2024 को उन्होंने बोनस शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए जी, मैं कहता हूँ जी उन्होंने 4 लाख शेयर्स इशू किए। रुपीज़ रुपीज़ नंबर्स एंड नंबर्स। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया कि कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो क्या सीखा हुआ, फॉर्मूला क्या सीखा हुआ, पैट में से लेस करना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, 7 मिलियन माइनस 7 लाख। डिवाइड किससे करना है मुझे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि वेट, बोनस शेयर्स को वेट नहीं करना। देखो साल के शुरू में अगर 6 लाख शेयर्स थे, साल के शुरू में अगर 6 लाख शेयर्स, उसको मुझे करना था 12/12। ठीक है, तो मेरे पास 6 लाख ही आ जाएगा। अब चूंकि 4 लाख शेयर्स इशू किए गए थे ऑन 1 जुलाई, लेकिन मुझे इसको वेट नहीं करना। अगर मुझे इसको वेट नहीं करना तो ऑटोमेटिकली शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4 लाख। तो मेरे पास टोटल शेयर्स कितने आ जाएंगे, 4 लाख। तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी, मेरे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगी ₹6.3 पर शेयर। ठीक हो गया। अब स्टैंडर्ड के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, वो कहता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू किए, और कौन से शेयर्स इशू किए, बोनस शेयर्स इशू किए, तो आपको एक और चीज़ करनी है। वो क्या करनी है जी, वो कहता है कि कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड। कहता है कि कंपैरेटिव ईपीएस को आपने रीस्टेट करना। मतलब क्या है इस बात को, टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ बोनस शेयर्स by assuming that bonus share existed in previous year as well। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट करने का मौका मिला हो, तो हमने देखा होगा कि हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब रिप्रेजेंट की जाती है तो 2 साल का डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। 2024 का किया जा रहा होगा और 2023 का किया जा रहा होगा। 2024 हमने कितनी कैलकुलेट की, 6.3। नेक्स्ट से मैं कहता हूँ 2023 में हमारी ईपीएस थी 8। ठीक है, 2023 में कैलकुलेट की। लेकिन जब मैं इस साल 2024 में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करूँगा, तो शेयर होल्डर देखेगा और कहेगा यार कंपनी की तो परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन उसको क्या पता कि जो कंपनी की ईपीएस पे इम्पैक्ट पड़ा, ये ड्यू टू बोनस शेयर्स पड़ा। तो इन बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट हमने पिछले साल में जाके एडजस्ट करना है और इसको हमने रीस्टेट करना। तो जब हम कंपनी की 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे होंगे, तो हम एक चीज़ लिख देंगे 2023 की ईपीएस के आगे, हम इसको कह देंगे इट इज़ आर रीस्टेटेड ईपीएस, जिससे शेयर होल्डर को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी।
ये तमाम डिस्कशन अब हमें लीड करती है टुवर्ड्स आवर थर्ड एंड लास्ट पॉइंट। वो क्या है जी? थर्ड एंड लास्ट केस वो क्या है जी? केस नंबर 3, इशू ऑफ राइट शेयर्स। मतलब अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई राइट शेयर्स इशू कर दिए तो उससे हमारी ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। स्टार्ट करूंगा विद आवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरा 5 मिलियन का। कंपनी ने इस दफ़ा डिसाइड किया कि वो प्रेफरेंस डिविडेंड देगी ऑफ 3 लाख। ऑन 1 Jan 2024 कंपनी के ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स थे 1 मिलियन के, और 1 अक्टूबर 2024 को कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी राइट शेयर्स इशू करेगी। राइट शेयर्स इशू करने का मतलब क्या है कि कंपनी ने कहा कि जिस बंदे के पास 5 शेयर्स हैं हम उसको एक राइट शेयर इशू दे देंगे। मतलब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको उसके बदले में एक राइट शेयर इशू किया जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी राइट शेयर इशू किया जाता है ना तो उसके पीछे एक एक्साइटिंग ऑफर दी जाती है ताकि शेयर होल्डर मार्केट से शेयर ना परचेज करे, वो आपसे शेयर परचेज करे। तो क्या क्या कंपनी ने कहा कि अगर आप हमसे एक्सरसाइज करेंगे तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप इसको एक्सरसाइज कर लीजिएगा ₹20 पर शेयर पर। जबकि करंटली मार्केट की जो प्राइस है जिस पे ये शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो कितने पे हो रहे हैं? ₹25 पर शेयर। तो IS83 कहता है, IS83 ये बात कहता है कि जब भी आप एक्सरसाइज प्राइस कम ऑफर करोगे और मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी ना तो ऑटोमेटिकली इस सारी ट्रांजैक्शन में एक इम्पैक्ट शामिल हो जाएगा और इस इम्पैक्ट को हम कहते हैं बोनस इम्पैक्ट या बोनस एलिमेंट। तो ऑटोमेटिकली इस सारी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो बोनस का एलिमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम राइट शेयर्स का क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो हमने परफॉर्म करना होगा, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू परफॉर्म इज टू कैलकुलेट द बोनस एलिमेंट। मतलब इस सारी ट्रांजैक्शन से कितना बोनस एलिमेंट जनरेट हो पा रहा होगा। तो बोनस एलिमेंट की कैलकुलेशन के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है या कैलकुलेशन का हमें एक मेथड प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं जी बोनस एलिमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल क्यूमुलेटिव राइट प्राइस divided by theoretical x राइट प्राइस। ठीक है, इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है और इन दोनों टर्म्स को हमने कैलकुलेट कैसे करना देखिएगा समझिएगा। अच्छा, ये हम कैलकुलेट करते हैं विद एन हेल्प ऑफ फर्दर एक्सपोर्टिंग वर्किंग के साथ, लेकिन मतलब क्या दोनों एक्चुअल क्यूमुलेटिव राइट प्राइस क्या होती है? मार्केट प्राइस। मतलब अगर ये राइट शेयर्स एक्सरसाइज किए जाते मार्केट से तो मार्केट में कितनी इसको ऑफर की जाती, तो मैं कहता हूँ कि मार्केट में इस टाइम जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 25 पर शेयर। जबकि थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस क्या है? थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस होती है कि जब आपने राइट शेयर को एक्सरसाइज कर लिया, एक्स का मतलब क्या? एक्सरसाइज कर लिया, तो जब आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो शेयर्स की प्राइस में चेंज आएगा। उस चेंज का नाम क्या है जी? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में कहते होते हैं टर्प। टर्प कैसे कैलकुलेट की जाती है देखिएगा, सिंपल है। दो मेथड है इसके, पहले फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ कि देखो कंपनी ने ऑफर किया कि जिसके पास 5 शेयर है उसकी शेयर प्राइस कितनी है? 25। ये हो गया मेरे पास 125। उसको एक राइट शेयर इशू किया जाएगा कितने का? 20 का। कितना हो गया जी टोटल? ये हो जाएगा 20 145। कितने जी? 6। मैं क्या करूँ, 145 को अगर डिवाइड करूँ 6 से तो मेरे पास आता है जी 24.17। सिमिलरली इसका मेथड 2 क्या है? मेथड 2 ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है, मतलब उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमें। क्या है जी? कहते देखो आपने टोटल शेयर्स थे आपके ऑर्डिनरी शेयर्स 1 लाख, उसकी प्राइस थी
25। वेट एज आपने 22 लाख के शेयर इशू किए राइट शेयर। अब राइट शेयर्स कैसे, देखो 1 लाख के टोटल शेयर्स थे, क्या उसने रेशो बनाई थी 1/5, तो अगर मैं उसको 1/5 करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा 2 लाख। उसकी शेयर प्राइस क्या रखी थी हमने 20, तो मेरे पास आएगा 2.5 मिलियन, ये मेरे पास आ जाएगा 4 मिलियन। इनको टोटल कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 29 मिलियन। तो टोटल शेयर्स की वर्थ कितनी होगी 29 मिलियन, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे मेरे पास 1.2 मिलियन। तो ये भी कितना आएगा, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 24.17 आएगा। तो किस इस मेथड से कैलकुलेट करना है, इस मेथड से कैलकुलेट कर लें, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो मेरे पास टर्प कितनी आ गई, मेरे पास टर्प आ गई 24.17। इनको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा बोनस का एलिमेंट, और बोनस एलिमेंट मेरे पास इस सिनेरियो में आ जाएगा 1.0343 आ जाएगा जी 1.0343। ठीक हो गया। तो स्टेप 1 क्या है, मैंने बोनस एलिमेंट कैलकुलेट करना। बोनस एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक्चुअल क्यूमुलेटिव राइट प्राइस को डिवाइड कर दूंगा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से, मेरे पास आ जाएगा बोनस का एलिमेंट। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है जी, स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट करना है अपनी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक हो गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं जी, ईपीएस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पैट में से हमें लेस करना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड को, और उसको डिवाइड करना होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। ठीक हो गया। मेरी ऊपर वाली एग्जांपल में मेरे पास मेरा पैड था 5 मिलियन, मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड था 3 लाख। क्या बताया था कुछ शुरू में कि क्वेश्चन कहाँ राइज होगा, डिफिकल्टी कहाँ आएगी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। सारा जो स्टैंडर्ड डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे। ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा सा। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन। कब इशू किए गए थे, फर्स्ट जैन 2024 को जो हमारा बैलेंस था वो कितना था 1 मिलियन का। उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 अक्टूबर 2024 तक, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/12 से। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कितने शेयर्स इशू हो गए, राइट शेयर्स 2 लाख। मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3/12 से, करना तो ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट जो है वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। मेथड 2 यूज़ कर रहे हैं 1.2 मिलियन इंटू 3/12। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब बोनस शेयर्स हो जाएंगे तो बोनस शेयर्स में हमने इस चीज़ को एज्यूम करके चलना होता है कि बोनस शेयर्स आर एग्जिस्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो इन 1.2 मिलियन में देखो, ये 1 लाख हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स थे, 1 मिलियन सॉरी, इसमें फर्दर 2 लाख के मैंने राइट शेयर्स इशू किए, तो इन 2 लाख में हमारा बोनस का इम्पैक्ट शामिल है। लेकिन यहाँ जो 1 मिलियन है, इस 1 मिलियन में हमारे बोनस का इम्पैक्ट शामिल नहीं है, हमारे बोनस का इम्पैक्ट शामिल नहीं है। तो मैंने क्या बताया, बोनस शेयर्स आर एग्जिस्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने अपना बोनस का एलिमेंट कैलकुलेट किया था मैं करूँगा उसको मल्टीप्लाई 1.0343, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा बोनस का इम्पैक्ट शामिल हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस वाले शेयर में देखो 1 मिलियन में 2 मिलियन जो शेयर्स उस पर बोनस का इम्पैक्ट ऑलरेडी शामिल है। तो अब मैं अगर अपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 775 3 लाख। टोटल मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जी 1075725। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना, अगर हमें समटाइम्स पेपर के प्रेशर में कोई चीज़ भूल जाती है, अगर इसको याद रखना हो तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ओपनिंग शेयर्स इनटू
रेलिवेंट टाइम पीरियड इनटू बोनस एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, क्लोजिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट टाइम पीरियड। क्लोजिंग शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओपनिंग शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग शेयर्स कितने आ जाएंगे। देखिए ओपनिंग शेयर्स कितने थे 1 मिलियन के, ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर्स इशू किए गए 2 लाख, तो क्लोजिंग शेयर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे 1.2 मिलियन। ठीक हो गया, तो अब मैं डिवाइड किससे करूँगा, मैं डिवाइड कर दूंगा 1075725 से, तो मेरे पास मेरी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, जी 4.37। मेरे पास मेरी अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी फॉर द ईयर 2024, दैट वुड बी 4.37। ठीक है, क्योंकि आपको शुरू में मैंने एक बात बताई, और शुरू में क्या बात बताई, ये बात बताई कि हमारा जो बोनस का एलिमेंट इम्पैक्ट जब शामिल करेंगे हम अपने बोनस के इम्पैक्ट को, तो हमने अपने पिछले साल की भी ईपीएस को रीस्टेट करना होता है। हमने अपनी पिछले साल की भी ईपीएस को रीस्टेट करना होता है। ठीक है, तो हम जब भी बोनस की बात करेंगे तो हम उसको अपने पिछले सालों की भी ईपीएस को रीस्टेट कर रहे होंगे। ठीक है।